नमस्ते, मैं डॉक्टर योगेंद्र कुमार, असिस्टेंट प्रोफेसर इन इकोनॉमिक्स, गवर्नमेंट गर्ल्स कॉलेज अजमेर। आज हम पढ़ेंगे थ्योरी ऑफ मोनोपोली फर्म। इसके हमने कई व्याख्यान पिछले दिनों बनाए हैं। आप उनसे बेसिक कंसेप्ट्स की जानकारी ले सकते हैं। आज जो हमारा विषय है वो सीमांत आय तथा सीमांत लागत दृष्टिकोण है। सीमांत आय तथा सीमांत लागत दृष्टिकोण, मार्जिनल रेवेन्यू, मार्जिनल कॉस्ट अप्रोच। इससे पहले हमने टोटल रेवेन्यू और टोटल कॉस्ट मेथड को पढ़ा था। इस दृष्टिकोण के अनुसार एकाधिकारी उस समय संतुलन की अवस्था में होगा जब दो शर्तें पूरी होती है। पहली, सीमांत आय तथा सीमांत लागत यानी MR इज इक्वल टू MC हो। MR और MC दोनों बराबर होने चाहिए। दूसरा, संतुलन की स्थिति तब आती है सीमांत लागत वक्र की सीमांत आय MR वक्र को नीचे से काटे, यानी जो MC वक्र यानी कि सीमांत आय को नीचे से काटते हुए होनी चाहिए। इस स्थिति में एक अधिकार को अधिकतम लाभ प्राप्त होंगे। इस विश्लेषण द्वारा एक अधिकार में एक कीमत तथा संतुलन निर्धारण के अध्ययन समय की दो अवधियों में किया जाएगा। पहला अल्पकाल, दूसरा दीर्घकाल। तो देखिए हम अल्पकालीन संतुलन क्या होता है, बात करते हैं अल्पकालीन संतुलन की। अल्पकाल समय की वह अवधि होती है जिसमें इतना कम समय होता है कि अधिकार बंधे साधनों जैसे मशीनरी, प्लांट आदि को बदल नहीं सकते। यानी अल्पकाल में वो अपने जो फिक्स्ड असेट्स होती है उसका बदलना संभव नहीं होता है। एकाधिकारी वस्तु की मांग बढ़ने पर केवल घटते बढ़ते साधन की अधिक मात्रा का प्रयोग करके तथा बंधे साधनों जैसे मशीनों की पूर्ण क्षमता का प्रयोग करके वस्तु की पूर्ति को बढ़ा सकता है। इस भांति मांग घटने पर एकाधिकारी फर्म की घटते बढ़ते साधनों की मात्रा को कम कर देगा और बंधे साधनों का भी गहन प्रयोग कम कर देगा। तो इस प्रकार से दो स्थिति होती है जिसमें कि संतुलन की होती है। सीमांत लागत वक्र सीमांत आय वक्र को नीचे से काटेगी और MR इज इक्वल टू MC हो। तो ऐसी स्थिति में तीन स्थिति हो सकती है। एक आती है सामान्य लाभ, दूसरी होती है सामान्य लाभ और तीसरी होती है न्यूनतम हानि, सुपर नॉर्मल प्रॉफिट, नॉर्मल प्रॉफिट और मिनिमम लॉस। तो हम बात करते हैं पहले असामान्य लाभ की, सुपर नॉर्मल प्रॉफिट। असामान्य लाभ में देखिए संतुलन का, इसलिए पहले हम MC और AC को देखते हैं, यानी AR इस डायग्राम के माध्यम से समझते हैं। ये हमारा AR कर्व है एकाधिकार में और दूसरा है MR कर्व, एवरेज रेवेन्यू कर्व, इसको कि हम मांग वक्र भी कहते हैं, और सीमांत आय वक्र। तो सीमांत आय वक्र ये हो गया। दूसरा हमारा ये देखिए ये वाली लाइन जो आ रही है यू शेप में, ये AC की जा रही है एवरेज कॉस्ट की और मार्जिनल कॉस्ट की। अब हम बात करते हैं सुपर नॉर्मल प्रॉफिट की। तो सुपर नॉर्मल प्रॉफिट या कोई भी प्रॉफिट किसी को तब होता है जब उसकी लागत तो कम हो जाए और आगम ज़्यादा हो जाए। बेसिक कंसेप्ट यही है, हमारे पास पैसा ज़्यादा आ जाए और हमारी कॉस्ट कम है तो वही तभी हमें प्रॉफिट होगा। यानी जो एवरेज रेवेन्यू होगा वो हमारा ज़्यादा होना चाहिए एवरेज कॉस्ट से, तब हम लाभ में स्थिति में होंगे। यानी कि ये वाली स्थिति होंगे तब हम सुपर नॉर्मल प्रॉफिट में होंगे। जहाँ रेवेन्यू ज़्यादा होगा और कॉस्ट कम आएगी तभी तो हमें लाभ मिलेगा। तो ऐसी स्थिति को हमने इस डायग्राम के माध्यम से बताया है। तो सपोज ये हमारा AR कर्व, MR कर्व, MC और AC। अब यहाँ संतुलन का बिंदु कहाँ होगा, जहाँ MC इज इक्वल टू MR होगा। हमने बात करी थी ऊपर हमारे संतुलन के बिंदु की कि MC इज इक्वल, यानी उत्पादन, एक उत्पादक के लिए उत्पादन का निर्धारण कहाँ होगा, OM वस्तु का उत्पादन करेगा क्योंकि इस बिंदु तक संतुलन की स्थिति है। यानी इस बिंदु के बाद आप देखिए रेवेन्यू कम होता जा रहा है और कॉस्ट बढ़ती चली जा रही है। तो एक उत्पादक के लिए यहाँ उत्पादन करना विवेकपूर्ण नहीं होगा, वो अपना उत्पादन OM मात्रा तक ही करेगा। और इससे पहले क्या है, आप देखिए रेवेन्यू ज़्यादा है और कॉस्ट कम है, इसलिए वो अपना उत्पादन बढ़ाता चला जा रहा है और इस ई बिंदु पर आकर संतुलन की स्थिति में आया। अब जब ये बिंदु संतुलन की स्थिति में आया तो यहाँ एक लाइन खींची गई तो जो AR वक्र पे B बिंदु पर टच करती है। तो BM क्या हो गया हमारा, प्राइस। तो प्राइस हो गया, एवरेज रेवेन्यू हो गया। एवरेज रेवेन्यू प्रति इकाई जो कीमत आ रही है वो क्या आ रही है, BM। BM इज इक्वल टू PO, यानी कि OP जो हो गया वो हमारा कीमत का निर्धारण हो गया। तो OP कीमत पर हम OM मात्रा को बेचेंगे। अब नेक्स्ट हमारी कॉस्ट कितनी आ रही है, हमारी एवरेज कॉस्ट ये आ रही है इस A बिंदु पर। इस A बिंदु पर हमारी एवरेज कॉस्ट आ रही है, तो हमारी एवरेज कॉस्ट होगी AM और एवरेज रेवेन्यू हो गया BM। तो जैसा कि मैंने बताया एवरेज रेवेन्यू ज़्यादा होना चाहिए एवरेज कॉस्ट से, तभी हम सुपर नॉर्मल प्रॉफिट की स्थिति में होंगे। तो इतनी तो हमारी कॉस्ट आ गई AM,
तो बचा क्या प्रॉफिट हमारा, बी ए। तो बी ए के इक्विवेलेंट हमारा प्रॉफिट हो गया प्रति इकाई। यदि इसको मैं यहाँ से कहूँ तो सी ओ तो हमारा एवरेज कॉस्ट हो गया और पी ओ हमारा एवरेज रेवेन्यू हो गया। तो इस प्रकार से टोटल रेवेन्यू क्या हो गया, पी सी ए बी, यानी टोटल प्रॉफिट जो हमारा आया वो आया पी सी ए बी। और कॉस्ट कितनी आ गई, ओ सी ए एम। ओ सी ए एम के बराबर हमारी एवरेज कॉस्ट हो गया, टोटल एवरेज कॉस्ट, और टोटल प्रॉफिट हो गया सी पी बी ए। तो इस प्रकार से हमारा सुपर नॉर्मल प्रॉफिट की स्थिति में हम आ जाते हैं और इस डायग्राम के माध्यम से हमने सुपर नॉर्मल प्रॉफिट की स्थिति को बताया। एक बार फिर समझ लेते हैं हम इसे। सीमांत लागत और सीमांत आय बराबर होगी, संतुलन उत्पादन कहा जाएगा, यानी असामान्य लाभ की स्थिति ए आर इज ग्रेटर देन ए सी। संतुलन की इस स्थिति में चित्र 13.2 में प्रकट किया जा सकता है। चित्र तो हमने पहले डिस्कस कर लिया चित्र को। सीमांत आय तथा सीमांत लागत एक दूसरे के बराबर है, एम आर इज इक्वल टू एम सी। एकाधिकारी वस्तु की ओ एम इकाई का उत्पादन करेगा, उत्पादन की वस्तु बी एम, उसकी सीमांत लागत ए एम से बी ए अधिक है, बी एम माइनस ए एम इज इक्वल टू बी ए। इस स्थिति में एकाधिकार को ए बी पी सी कुल सामान्य लाभ प्राप्त। तो ये जो बात करी ए बी पी सी कुल असामान्य लाभ प्राप्त हुआ। अब हम बात करते हैं सामान्य लाभ की। सामान्य लाभ क्या होता है, यदि अल्पकाल में एकाधिकारी की संतुलन की स्थिति में एम सी इज इक्वल टू एम आर हो, में वस्तु की कीमत ए आर और ए सी के बराबर हो, यानी ए सी इज इक्वल टू ए आर हो जाता है, तो फर्म को केवल सामान्य लाभ प्राप्त होगा, यानी ए आर इज इक्वल टू ए सी होगा, तो नॉर्मल प्रॉफिट। इस चित्र के माध्यम से हम समझते हैं, जहां ए सी इज इक्वल टू ए आर होता है वहां सामान्य लाभ की स्थिति होती है। तो हमारा उसी प्रकार से एकाधिकारी वक्र कैसा होगा, ए आर ये नीचे की ओर गिरता हुआ, एम आर उससे भी नीचे की ओर गिरता हुआ। तो संतुलन की स्थिति का हमें पता है एम सी इज इक्वल टू एम आर होती है, तो हमारा ई बिंदु संतुलन का आता है। तो एक उत्पादक ओ एम वस्तु की उत्पादन की मात्रा करेगा और ओपी कीमत का निर्धारण हो गया। अब हमारा एवरेज कॉस्ट कहाँ है, ये ए बिंदु पे, जो कि ए एम एवरेज कॉस्ट है और ए एम ही हमारा एवरेज रेवेन्यू है। तो ए आर इज इक्वल टू ए सी है, एवरेज सीमांत आय, औसत आय और औसत आगम और औसत लागत दोनों बराबर है, इसलिए हमारा जो एक उत्पादक होगा वो एक सामान्य लाभ की स्थिति में होगा। ठीक है, तो इस ओपी कीमत के बराबर हो गया, यानी ये हमारा ए सी कर्व आ गया और ये एम सी कर्व हो गया। ये सभी में लगभग एक जैसा होगा, क्योंकि यहाँ संतुलन कहाँ होगा, जहाँ एम सी इज इक्वल टू एम आर होगा और एम सी एम आर को नीचे से काटती हुई ऊपर की ओर जाए। तो ये हमारा सीमांत आय और सीमांत लागत का संबंध होता है, जो सेकंड अप्रोच है उसके अकॉर्डिंग। तो इस प्रकार से ई पॉइंट हमारा आया संतुलन का। इस संतुलन बिंदु को हमने लाइन खींची है कि हमारी संतुलन बिंदु हमारी कहाँ टच हो रही है, ए आर पे, ए पॉइंट पर टच हो रही है। तो ए एम इज इक्वल टू हो गया ओ पी, एम और एम ए भी और ओ पी बराबर है। ठीक है, तो टोटल हमारा रेवेन्यू आ गया ओ पी ए एम और टोटल एवरेज कॉस्ट भी आ गया ओ पी ए एम। तो एवरेज रेवेन्यू इज इक्वल टू एवरेज कॉस्ट है, तो इसलिए हम सामान्य लाभ की स्थिति में। हमारा तीसरी स्थिति है न्यूनतम हानि की स्थिति। तो न्यूनतम हानि की स्थिति में क्या होता है, अल्पकाल में एकाधिकारी को हानि उठाकर भी उत्पादन करना पड़ सकता है। यदि अल्पकाल में मंदी के कारण वस्तु की मांग कम हो जाए, क्योंकि अल्पकाल में मंदी हो जाती है, मतलब यदि मंदी है और वो शॉर्ट टर्म में है तो उसके कारण मांग कम हो जाएगी और फलस्वरूप कीमत कम हो जाती है, तो एकाधिकारी को कम कीमत पर भी उत्पादन करता रहना पड़ेगा। तो ऐसी स्थिति में क्या होता है, औसत बढ़ती लागतें एवरेज वेरिएबल कॉस्ट मिल रही हो तो एकाधिकारी की औसत घटती बढ़ती लागत से भी कम निर्धारित करनी पड़ेगी, तो वह उत्पादन वस्तु बनकर, यानी उसकी एवरेज वेरिएबल कॉस्ट से भी कम यदि कीमत चली जाए, क्योंकि वो फिक्स कॉस्ट के बराबर तो हानि उठा सकता है, पर यदि उसे वेरिएबल कॉस्ट की भी हानि होगी तो वो उत्पादन बंद कर देगा। अतः एकाधिकारी अल्पकाल में संतुलन की अवस्था में न्यूनतम हानि अर्थात औसत बंदी लागत की हानि भी उठा सकता है, अल्पकाल की दौरान उठा सकता है, ना कि दीर्घकाल। संतुलन की इस स्थिति में कीमत ए आर वस्तु की औसत घटती बढ़ती लागत एवरेज वेरिएबल कॉस्ट के बराबर होती है, अतः एक अधिकारी को औसत बंदी लागत फिक्स कॉस्ट की हानि उठानी पड़ती है। संतुलन की इस स्थिति में हम इसको डायग्राम के माध्यम से समझते हैं। तो ये हमारा वही एक अधिकारी के अंतर्गत ए आर कर्व, ये हमारा एम आर कर्व, ओ एक्स अक्ष पर हमने उत्पादन को बताया है, ओ वाई अक्ष पर हमने लागत और आगम को दिखाया गया है। तो अब यही संतुलन की स्थिति, सबसे पहले संतुलन की स्थिति बतानी पड़ेगी। तो एम सी इज इक्वल टू हमारा ए आर इज इक्वल टू एम आर इज इक्वल टू एम सी कहाँ पर है, इस ई बिंदु पर है।
एम आर इज इक्वल टू एम सी। तो ये हमारा संतुलन का बिंदु हो गया और उत्पादन की मात्रा का निर्धारण हो गया। एक उत्पादन ओ एम मात्रा का उत्पादन करेगा। उसके बाद आप देखिए एवरेज रेवेन्यू जो है इसका जो लाइन है वो ए पॉइंट पे टच करती है। तो हमारी कीमत का निर्धारण क्या हो गया, ए एम इज इक्वल टू ओ पी। तो ओ पी हमारा कीमत का निर्धारण हो गया। और हमारी कॉस्ट क्या आ रही है, हमारी कॉस्ट का हम ये कर्व आ रहा है कॉस्ट का एसएससी कर्व। तो एसएससी कर्व कहाँ आ रहा है, इसी लाइन पे एन बिंदु पर आ रहा है। तो आप देखिए एवरेज कॉस्ट हमारी हो गई एन एम या P1O के बराबर हमारी क्या हो गई एवरेज कॉस्ट, क्योंकि अल्पकाल में लागत बढ़ गई और कीमत कम हो गई। कम कीमत, किसी भी मंदी के कारण मांग कम हो जाती है तो कम कीमत पे बेचना पड़ता है। तो ऐसी स्थिति में कीमत कम है और हमारी लागत ज़्यादा है। तो एन ए प्रति इकाई लागत, प्रति इकाई जो वस्तु की लागत है वो एन ए के बराबर हो गई और टोटल हमारी क्या होगी ए एन P1P। तो इस प्रकार से हमें कुल लाभ कुल हानि क्या हो रही है, कुल हानि हो रही है हमारी ए एन P1P। ठीक है, ये इसके बराबर हमारे को ये जो शेप बताया है इसके बराबर कुल हानि हो रही है और हमारी आगम क्या हो रही है OPAM। इस रेक्टेंगल के बराबर हमें टोटल आगम हो रही है, जबकि हमारी लागत कितनी आ रही है ये OP1NM। तो इसमें से इसको माइनस करोगे तो आपके पास में ये शेष बच जाएगा। तो ये जो शेष आया वो लॉस को बताता है, यानी हानि को बता रहा है। हमारी लागत ज़्यादा, एवरेज कॉस्ट जो है ज़्यादा हो गई और एवरेज रेवेन्यू कम हो गया। तो AR इज लेस देन AC हो गया। ऐसी स्थिति में हमें हानि का सामना करना पड़ रहा है। दीर्घकालीन संतुलन, लॉन्ग रन इक्विलिब्रियम। लॉन्ग रन में क्या होता है कि दीर्घकाल में एक अधिकारी वही संतुलन प्राप्त करेगा जहां से दीर्घकालीन सीमांत लागत और सीमांत आय यानी LMC इज इक्वल टू MR के बराबर होगी। दीर्घकाल में समय लंबा होता है तो इसके कारण एक अधिकारी सभी लागतों को बदल सकता है और मांग बढ़ने पर पूर्ति मांग के अनुसार समायोजित की जा सकती है। अल्पकाल में दीर्घकालिक कीमत औसत लागत से अधिक, बराबर व कम हो सकती है, किंतु दीर्घकाल में कीमत दीर्घकालीन औसत लागत से अधिक होती है। यदि कीमत दीर्घकालीन औसत लागत से कम होगी तो एक अधिकारी हानि उठाने के स्थान पर उत्पादन बंद कर देगा, क्योंकि दीर्घकाल में वो हानि नहीं उठाएगा। और यदि दीर्घकाल में यदि उसकी कीमत दीर्घकालीन औसत लागत से अधिक होती है या औसत लागत से कम होती है तो वो हानि उठाएगा और ऐसी स्थिति में उत्पादक अपना उत्पादन बंद कर देगा। दीर्घकाल में एक अधिकारी असामान्य लाभ प्राप्त करता है, ये महत्वपूर्ण लाइन है। दीर्घकाल में एक अधिकारी असामान्य लाभ प्राप्त करेगा, हानि की स्थिति में वो उत्पादन बंद कर देगा। ऐसा इसलिए है क्योंकि पूर्ण प्रतियोगिता के विपरीत कोई भी फर्म बाजार में प्रवेश नहीं कर सकती, कि इस एकाधिकार के अंतर्गत फर्म में कोई प्रवेश नहीं कर सकती। अतः जब दीर्घकाल में एकाधिकारी फर्म को असामान्य लाभ प्राप्त कर रही होती है तब कोई भी अन्य उत्पादक असामान्य लाभ प्राप्त करने की उम्मीद से बाजार में प्रवेश नहीं कर सकता। ठीक है, और फलस्वरूप एकाधिकारी फर्म को दीर्घकाल में असामान्य लाभ मिलता है, यानी दूसरी कोई फर्म नहीं आ सकती। तो जो भी लाभ होगा वो उस एक ही फर्म को मिलेगा। ठीक, बाजार में ना तो किसी फर्म का प्रवेश तथा ना किसी प्रतिस्थापन के पाए जाने के कारण एकाधिकारी को दीर्घकाल में इष्टतम आकार ऑप्टिमम साइज के प्लांट लगाने अथवा इष्टतम उत्पादन क्षमता का प्रयोग करने की आवश्यकता नहीं होती। प्लांट का आकार तथा किसी निश्चित आकार वाले प्लांट का किसी अंश तक उपयोग किया जाए, ये सर्वथा बाजार मांग पर निर्भर करता है। कुछ बाजार स्थितियों में इष्टतम क्षमता प्राप्त की जाएगी, किंतु कुछ अन्य स्थितियों में एकाधिकारी से कम सब ऑप्टिमली उत्पादन करेगा। तो अब हम इसको समझते हैं। तो चित्र में देखने से क्या होता है कि हमने OX अक्ष पर आउटपुट बताया, OY अक्ष पर हमने रेवेन्यू और कॉस्ट को बताया। ये हमारा AR कर्व है, ये हमारा MR कर्व है। ठीक है, इस प्रकार से संतुलन कहाँ होगा, जहाँ LMC इज इक्वल टू MR होगा। जहाँ MC इज इक्वल टू MR होता है दीर्घकाल में लॉन्ग टर्म मार्जिन कॉस्ट होती है। तो यहाँ LMC इज इक्वल टू MR है तो वो E बिंदु पर है, तो हमारा उत्पादन का निर्धारण OM हो गया। ठीक है, इस प्रकार से OM से हमारी कीमत का निर्धारण क्या हो रहा है, AM हमारी कीमत का निर्धारण होगा। अब सुपर नॉर्मल प्रॉफिट में एवरेज कॉस्ट कम होती है और रेवेन्यू ज़्यादा होता है, तो हमारा जो प्राइस डिसाइड हुआ वो AM के बराबर हुआ है और हमारी कॉस्ट आई है वो BM के बराबर। तो BM इज इक्वल टू OP हो गया और AM इज इक्वल टू ON हो गया। तो इस प्रकार से आप कह सकते हैं
कि ये जो शेडेड पोर्शन है ये सुपर नॉर्मल प्रॉफिट को बताया है, क्योंकि रेवेन्यू ज़्यादा हो रहा है और एवरेज कॉस्ट कम आ रही है। तो एवरेज कॉस्ट हमारी BM के बराबर है और एवरेज रेवेन्यू आ रहा है वो AB के बराबर है। ये प्रति इकाई को बताता है। टोटल जो हमारा कुल जो आगम होगा वो NABP हो गया और कुल आगम तो हमारा O से हो जाएगा ONAM। इसमें हमारी एवरेज कॉस्ट आ गई, कुल जो औसत लागत आ गई OPBM। तो हमारे पास जो लाभ की स्थिति आई वो PNAB के बराबर लाभ आ गया। तो कई बार कुछ किताबों में डायग्राम में एवरेज कॉस्ट यहाँ बनाई गई होती है, इस पॉइंट पे E पॉइंट से निकलती होती है। तो ऐसा कोई वो नहीं है कि आपने ऊपर बना दिया या नीचे बना दिया, यहाँ E पॉइंट से निकलती होती है। E पॉइंट को तो वो भाग बढ़ जाता है हमारा लाभ का। धन्यवाद।